इस कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जो जंगली राक्षस को इस ओर आते देखकर लोग भयभीत हो गए। वह आदमी इतना डरा हुआ था कि उसने जल्दी से अपने शरीर को किसी के नीचे छिपा दिया, इस डर से कि विशाल उसे ढूंढ लेगा और उसका नाश्ता बन जाएगा। इसी समय बड़े पैरों का एक जोड़ा आया और बगल का मेमना इतना भयभीत था कि वह भागना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विशाल ने उसे पकड़ लिया और अपने मुंह में भर लिया। इस खूनी दृश्य को देखकर उस आदमी का जबड़ा सदमे में आ गया। किनारे पर छिपा सिपाही मदद नहीं कर सका, लेकिन उसकी मौत हो गई। अगले ही पल गंध के माध्यम से विशाल को अपना स्थान पता चला। सैनिक के पीछे का बड़ा पेड़ उखड़ गया। जब विशाल ने सिपाही की शक्ल साफ देखी तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसने लगभग 100 वर्षों तक किसी इंसान को नहीं देखा था। विशाल ने तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की जब तक कि सैनिक भाग नहीं गया और फिर आगे भाग गया और उसे 2 कदमों में जमीन पर धकेल दिया। विशाल नीचे बैठ गया, उत्सुकता से उसे देखा और फिर सैनिक की गंध सूंघी। जब विशाल को यकीन हो गया कि यह पौराणिक व्यंजन है तो उसने उत्साह में अपने बड़े सफेद दांत दिखाए। जैसे ही विशाल उसे धीरे धीरे छकने के लिए वापस ले जाने वाला था, उसके पैरों में अचानक दर्द हुआ। उसे एहसास हुआ कि यह एक इंसान था जो अपने साथी को बचाना चाहता था, और विशाल ने उसे लात मारकर बेहोश कर दिया। अपने पैरों से टूथपिक निकालने के बाद विशाल ने जमीन पर पड़े मनुष्य को उठाया और उन्हें एक साथ पैक कर दिया। विशाल के दूर तक चले जाने के बाद जैक ने अपने शरीर को सतह पर लाने का साहस किया और फिर अपने साथियों को बचाने का मौका पाने की उम्मीद में सावधानी से विशाल का पीछा किया। जैक ने दिग्गजों का उनकी मान तक पीछा किया और हर जगह दिग्गजों को देखा। सौभाग्य से जैक अपने छोटे शरीर के कारण खोजे जाने से बचने में सक्षम था, लेकिन वह उन दिग्गजों का पता नहीं लगा सका जिन्होंने उसके साथियों को पकड़ लिया था। जब जैक थोड़ा असमंजस में था कि क्या किया जाए, तभी अचानक उसके साथी की आवाज उसके कानों में पड़ी। मैंने देखा कि इस समय उन्हें एक विशालकाय व्यक्ति ने पकड़ रखा है। जब जैक ने यह देखा तो वह झट से उसके पीछे चला गया और फिर वह विशाल की रसोई में आ गया। हालांकि जैक को यह उम्मीद नहीं थी कि राजकुमारी को भी विशाल ने पकड़ लिया था। जैक ने विशाल के ध्यान न देने का फायदा उठाया और चुपचाप उसके पास आ गया। पहले राजकुमारी को अंदर से छुड़ाना चाहता था। हालांकि लोहे के पिंजरे को अपनी जगह पर रखने वाली चीज बहुत भारी थी और जैक उसे अकेले नहीं खोल सकता था। यह देखकर राजकुमारी केवल उससे भाई की आंख को बचाने के लिए कह सकी, जो एक तरफ था। उसे विशाल ने आटे में लपेट दिया था और वह हिल नहीं सकता था। जैक आगे बढ़ा और भाई की आंख की परिधि को काटने की कोशिश करने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया। हालांकि इस समय जैक केवल भाई की आंख के हाथ में चाकू दे सका और फिर जल्दी से खुद को छुपा लिया। हालांकि विशाल के अगले कदम ने भाई की आंख को इतना डरा दिया कि उसने अपना डायपर गीला कर दिया। दूरी केवल 0.01 सेंटीमीटर थी और भाई की आंख लगभग उसी स्थान पर एक शक्तिशाली स्वीपर में बदल गए। हालांकि इससे पहले कि वह ठीक हो पाता, विशाल ने भाई की आंख को फिर से ओवन में डाल दिया। जब तक कि वह बाहर से जल न जाए और अंदर से नरम न हो जाए, उसे भूनने में ज्यादा समय नहीं लगा। इससे पहले कि जैक कोई बचाव का तरीका अपना पाता, विशाल ने राजकुमारी को फिर से पिंजरे से बाहर निकाल लिया। मुझे लगता है कि मैं इसका उपयोग सूप बनाने के लिए करना चाहता हूँ। अब जैक पूरी तरह से घबरा गया था। वह जानता था कि अगर उसे लोगों को बचाना है तो उसे विशाल से निपटने का रास्ता खोजना होगा। इसीलिए जैक मौत से लड़ने के लिए तैयार हो गया। वह चुपचाप ऊपर चाकू धारक पर चढ़ गया, फिर 10 मीटर का चाकू निकाला और फिर विशाल के शरीर की ओर कूद गया। तेज दर्द के कारण विशाल पागलों की तरह चिल्लाने लगा। उनका शरीर भी असंतुलित होने लगा। घबराहट में विशाल गलती से पत्थर की दीवार से टकरा गया और चाकू उसके शरीर में घुस गया। जैसे ही कई लोग जल्दी से निकलने वाले थे, जैक को एहसास हुआ कि ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति गायब है। जब दोनों ने यह सुना तो उन्होंने दुखी भाव दिखाए। यह पता चला कि ज्याओ पांग को उसके साथियों के बारे में न बताने के लिए सीधे विशाल नेता ने खा लिया था। कुछ लोगों ने उनकी उदासी को नजरअंदाज कर दिया और जल्दी से विशाल की मान से बाहर निकल गए। हालांकि जब वे बाहर निकले और मानव संसार में लौटने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने पाया कि गुफा का प्रवेश द्वार एक सोए हुए विशालकाय द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। वे समझते हैं कि यदि वे प्रवेश द्वार से जमीन पर लौटना चाहते हैं तो उन्हें सोते हुए विशाल को जगाने का रास्ता खोजना होगा। इस समय एक छोटी मधुमक्खी ने जैक का ध्यान खींचा और उसे अचानक एक अच्छा तरीका सूझा। जैक को एक छत्ते का छत्ता मिला और फिर वे दोनों सावधानी से उस विशाल छत्ता के पास चले गए। इसके तुरंत बाद भाई कियांग ने धीरे से विशाल का हेलमेट खोला और जैक ने अवसर का लाभ उठाते हुए छत्ते को सौंप दिया। सोते हुए विशाल को इस समय पता नहीं था कि वह आपदा में पड़ने वाला था। वह अभी भी गड़गड़ाहट की तरह खर्राटे ले रहा था और गहरी नींद में सो रहा था। जैक द्वारा छत्ते को अंदर फेंकने के बाद भाई कियांग ने धीरे से विशाल के हेलमेट को ढक दिया। फिर वह जल्दी से दूर चट्टानों के पीछे छिप गया और इंतजार करने लगा कि आगे क्या होने वाला है। हालांकि काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई हलचल नहीं हुई। जब कई लोगों ने यह देखा तो वे निराश हुए बिना नहीं रह सके। हालांकि जब उन्हें लगा कि उनकी योजना विफल हो गई है तो विशाल अचानक दर्द से चिल्लाने लगा। विशाल अपना सिर पटकता रहा और मधुमक्खियों को भगाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उनमें से कोई भी स्थिर नहीं रह सकी और पानी में गिर गई। उसका सिर
पत्थर से जोर से टकराया। तभी विशाल को एहसास हुआ कि उसने अभी भी अपना हेलमेट पहना हुआ है, इसलिए उसने उसे उतारने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्योंकि विशाल का सिर बहुत बड़ा था, इसलिए थोड़ी देर तक हेलमेट को नहीं हटाया जा सका। विशाल धीरे-धीरे चट्टान के किनारे की ओर आ रहा था। यह देखकर कि वह खाई में गिरने वाला था, उसने ऐसा नहीं किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि महत्वपूर्ण क्षण में उसके द्वारा हेलमेट खींच लिया जाएगा। विशाल ने मधुमक्खियों को भगाने के लिए तुरंत अपना हाथ हिलाया। हालांकि इस समय एक शरारती छोटी मधुमक्खी विशाल के सामने उड़ गई। तभी उन पर अचानक हमला हो गया। जैसे ही विशाल चकमा दिया, उसका गुरुत्वाकर्षण का केंद्र अस्थिर हो गया और वह सीधे गिर गया। विशाल से छुटकारा पाने के बाद कई लोग जल्दी से इस खतरनाक जगह को छोड़ना चाहते हुए मानव दुनिया से बाहर निकलने की ओर भागे। लेकिन भाई की आंग अचानक रुक गए। उन्होंने जैक से पहले राजकुमारी को मानव दुनिया में वापस ले जाने और राजा को विशाल के आसन्न आक्रमण की खबर देने के लिए कहा, जबकि भाई कियांग रुकने और सांगबियाओ से ताज वापस पाने के अवसरों की तलाश करने के लिए तैयार थे। यह पता चलता है कि सांगबियाओ ने विशाल सेना को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने के लिए मुकुट का उपयोग किया और मानव दुनिया को जीतने के लिए उनका नेतृत्व करने के लिए तैयार किया, उस सुंदरता को प्राप्त करने के लिए जो उसे राजा बना दे। यदि विशाल सेना को जमीन पर लौटने की अनुमति दी गई तो यह अनिवार्य रूप से एक अपरिवर्तनीय स्थिति का कारण बनेगा। इसीलिए भाई कियांग ने रुकने और सांगबियाओ को रोकने के अवसर तलाशने का फैसला किया। उन दोनों को अलविदा कहने के बाद भाई कियांग बाहर निकलने पर पत्थर के नीचे छिप गए। कुछ ही देर में सांगबियाओ दिग्गजों की सेना के साथ यहाँ पहुंचे। हालांकि इस समय दो सिर वाले विशाल को भाई कियांग की गंध महसूस हो रही थी, लेकिन उसने न जानने का नाटक करना चुना, क्योंकि दो सिर वाला विशाल मुकुट के नियंत्रण से छुटकारा पाने के अवसरों की तलाश में था और उसने देखा सांगब्याओ अभी बाहर आ रहा है। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, भाई कियांग बाहर निकले और सांगब्याओ को खींचकर नीचे गुफा में ले गए। सांगब्याओ ने खुद को स्थिर रखा, वांगगुआन के नियंत्रण पर काबू पाते हुए। भाई कियांग जैसे ही सांगब्याओ बाहर निकले और इससे पहले कि सांगब्याओ प्रतिक्रिया कर पाते, उन्होंने उसे नीचे गुफा में खींच लिया। सांगब्याओ ने अपने शरीर को स्थिर करने के बाद जल्दी से विशाल को उसे बचाने का आदेश दिया। हालांकि पानी के प्रवाह की आवाज बहुत तेज थी और बाहर के विशाल ने भी इसे सुनने की उम्मीद में सांगब्याओ पर हमला करने का अवसर जब्त कर लिया। जितनी जल्दी हो सके उसे ताज वापस दिलाओ। हालांकि भाई कदियांग को यह उम्मीद नहीं थी कि सांगब्याओ की लड़ने की शक्ति वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी और उसके पास हथियार थे। भाई कदियांग के साथ लड़ाई के बाद वह सीधे नुकसान में पड़ गया। मैंने सांगब्याओ को उसका पीछा करने के लिए जीत का फायदा उठाते हुए देखा और फिर उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। यह देखकर कि भाई कियांग विरोध करने में असमर्थ होने वाले थे, भाई कियांग ने यह देखा और सांग को पकड़ लिया ब्याओ ने अपने मुंह से और अवसर का लाभ उठाते हुए सांग ब्याओ को चोट पहुंचाई। हालांकि भाई कियांग उसे बाहर खींच रहे थे। सांग ब्याओ के पास हथियारों का आशीर्वाद था और भाई कियांग का अभी भी उससे कोई मुकाबला नहीं था। उसने लगभग उसे चट्टान से गिरा दिया था, लेकिन सौभाग्य से भाई कियांग ने समय रहते चट्टान को पकड़ लिया। लेकिन सांग ब्याओ उसे ऊपर चढ़ने का मौका कैसे दे सकता था। मैंने उसे भाई कग्यांग के पास आते और उसके हाथ पर हथियार से वार करते हुए उसे चट्टान से गिराने की कोशिश करते हुए देखा। सांग ब्याओ ने सोचा कि भाई कियांग इस बार निश्चित रूप से मर जाएंगे, इसलिए वह मदद नहीं कर सके, लेकिन बह गए। हालांकि भाई कियांग ने दोष पकड़ लिया और गंभीर दर्द के कारण सांग ब्याओ चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सके। लेकिन तभी भाई कियांग ने उन्हें एक और घातक झटका दिया। सांग ब्याओ ने अपनी सांस रोक ली और गुफा के प्रवेश द्वार की ओर रेंगने लगा, लेकिन लंच बॉक्स लेने के लिए दूर चढ़ने से पहले ही वह गिर गया। भाई कतियांग जल्दी से ऊपर चढ़ गए और मुकुट छीनना चाहते थे। हालांकि इसी समय गुफा से अचानक एक बड़ा छेद हो गया और फिर एक बड़ा हाथ बाहर निकल आया। उसी समय गिरते हुए विशाल ने जमीन में एक बड़ा गड्ढा बना दिया और विशाल भी मिट्टी के ढेर में गिर गया। खबर सुनने के बाद राजा लिंगे वहां पहुंचे और जब उन्होंने देखा कि विशालकाय वास्तव में अस्तित्व में है तो उन्हें पता चला कि किंवदंती सच थी। इसलिए राजा ने जल्दी से दिग्गजों के राज्य को जोड़ने वाली ऊंची लताओं को काटने का आदेश दिया। सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने पहले लताओं की जड़ में एक लोहे की कील ठोक दी, फिर जंजीरें लटका दी और फिर घोड़े को जोर से खींचा। जैसे ही एक बेल उखाड़ी गई, पूरी ऊंची बेल अपना संतुलन खो बैठी। वह अनियंत्रित होने लगी और अपनी जड़ों से पर्याप्त समर्थन के बिना विशाल बेल टूटने लगी। इसी समय विशाल सेना विशाल लताओं के माध्यम से मानव संसार पर हमला करने के लिए तैयार है। हालांकि इसी समय जमीन से जुड़ी एकमात्र विशाल बेल अचानक गिर गई। जब विशाल नेता ने यह देखा तो वह दर्द से दहाड़ने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि जैसे ही विशाल नेता निराश होकर लौटने की तैयारी कर रहा था, उसके दूसरे सिर को कुछ पता चला। इसके तुरंत बाद विशाल नेता ने जमीन पर पड़े कपड़े के थैले को उठाया और उसके अंदर एक मोडू निकला जो बड़ी लताएं उगा सकता था। जब विशाल नेता ने यह देखा तो उसने तुरंत उत्साहित भाव दिखाया। फिर उसने धीरे से फूंक मारी और अपने हाथ में रखी जादुई फलियों को पानी में एक तरफ बिखेर दिया। जल स्रोत के संपर्क में आते ही फलियां उग आईं। इसके तुरंत बाद जमीन में जोरदार कंपन हुआ और अगले ही पल बड़ी बड़ी लताएं फूट पड़ी।
यह देखकर कि समय आ गया है, विशाल नेता ने जल्दी से सेना को प्रस्थान के लिए तैयार होने का आदेश दिया। जैसे ही हॉर्न बजा, विशाल सेना पागलों की तरह अपने साथियों की ओर दौड़ पड़ी। जैसे जैसे दिग्गजों की संख्या बढ़ती गई, लताएं झुक गईं और तेजी से जमीन की ओर बढ़ने लगी। पलक झपकते ही विशाल लताओं पर सवार विशाल सेना जमीन पर आ पहुंची और मानवीय आपदा अकथनीय है। दिग्गजों की अचानक सेना का सामना करते हुए मनुष्यों के पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी और वे केवल महल की ओर उन्मत्त होकर भाग सकते थे। दूसरी ओर दिग्गज पहले राजा से छुटकारा पाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि वे मानव समय को सहजता से नियंत्रित कर सकें। सौभाग्य से सामने गिरी हुई लताओं ने अस्थायी रूप से विशाल के कदमों को अवरुद्ध कर दिया और राजा बाल बाल बच गया और अंत में सफलतापूर्वक महल में लौट आया। फिर सैनिकों ने विशाल सेना को बाहर रखने के लिए तुरंत सस्पेंशन ब्रिज को ऊपर उठाया। हालांकि सस्पेंशन ब्रिज के पूरी तरह से बंद होने से पहले इसे विशाल ने दो बड़े लोहे की हुक से फंसा दिया था। इसके तुरंत बाद दोनों पक्षों में रस्साकशी शुरू हो गई। हालांकि विशाल बेहद शक्तिशाली था। सौभाग्य से मानव पक्ष को अधिक संख्या में लाभ हुआ। यहाँ तक कि राजा भी व्यक्तिगत रूप से युद्ध में शामिल हो गए और कुछ धक्का मुक्की के बाद दोनों पक्ष गतिरोध पर पहुंच गए। इस समय मानव सैनिकों ने विशाल पर हमला करने के लिए क्रॉसबो का उपयोग करना शुरू कर दिया और सैनिकों के नियंत्रण में धनुष और तीर लगातार चलाए गए और विशाल को गार्ड से पकड़ लिया गया। हालांकि इस समय एक विशाल ने प्रक्षेपण समारोह पर निशाना साधने के लिए एक गुलेल का उपयोग किया और अगले ही सेकंड एक बड़ी गोली वापस सैनिक की ओर चली गई। धनुष और तीर के खतरे के बिना विशाल सेना ने एक ही बार में ड्रॉप बॉल को नीचे गिराने की तैयारी की। मानव सैनिकों ने जल्दी से शहर का द्वार बंद कर दिया और यह उनका आखिरी अवरोध था। राजा समझ गया कि शहर का द्वार लंबे समय तक नहीं रह सकता है। इसीलिए उसने राजकुमारी और निक को महल की छत पर जाने, हवा और आग जलाने और बाहर तैनात सैनिकों से मदद मांगने के लिए कहा। इसलिए वे दोनों जल्दी से महल में पहुंचे। हालांकि इसी समय महल के नीचे अचानक एक हिंसक दुर्घटना हुई। जैसे ही जमीन में एक बड़ा गड्ढा खुला, नीचे से दो बड़े हाथ ऊपर चढ़ गए। यह देखकर दोनों जल्दी से राजा की अलमारी में छिप गए। अंतराल के माध्यम से उन्हें एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। उनमें से किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि विशाल नेता महल के नीचे जल निकासी छेद के माध्यम से घुस जाएगा। जैसे ही वे दोनों कोठरी में छुपे हुए थे और कांप रहे थे, अचानक उनके सिर के ऊपर एक बड़ी आंख दिखाई दी। विशाल नेता उन दोनों पर उल्का हथौड़ा लहराता रहा। सौभाग्य से वे समय पर गलियारे में भाग गए क्योंकि विशाल नेता का विशाल शरीर प्रवेश नहीं कर सका। वे दोनों सौभाग्य से बच गए। हालांकि जैसे ही वे इमारत के शीर्ष पर पहुंचने वाले थे, एक बड़ा हाथ अचानक प्रकट हुआ और राजकुमारी को छीन लिया और फिर विशाल नेता उसे खाने ही वाला था। यह देखकर जैक ने तुरंत अपने बगल में कुल्हाड़ी उठाई और आगे बढ़ गया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से विशाल नेता ने उसे आसानी से पकड़ लिया। जैक ने एक हताश प्रयास में विशाल नेता के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया, लेकिन उसे कोई नुकसान पहुंचाने के बजाय विशाल नेता पूरी तरह से क्रोधित हो गया और उसने जैक को ऊपर उठा लिया और फिर उसे खाने के लिए अपना मुंह खोला। जान ले कि यही वह क्षण था जिसका जैक इंतजार कर रहा था। उसने अपनी छाती से आखिरी जादुई फूल निकाला और विशाल नेता के मुंह में फेंक दिया। जादुई फलियां उसके गले के रास्ते उसके शरीर में घुस गईं और विशाल नेता की अभिव्यक्ति अचानक उग्र हो गई और फिर उसे दर्द होने लगा। यह वास्तव में स्पष्ट हो गया और फिर उसने दर्द में उन दोनों को जमीन पर फेंक दिया। अगले ही पल उसके शरीर से एक बड़ी बेल निकली। उसी समय बाहर की विशाल सेना ने भी नगर का फाटक तोड़ दिया और दावत खाने को उत्सुक होकर कदम कदम पर सबके पास आ रही थी। 100 मीटर ऊंचे भयानक विशालकाय का सामना करते हुए। हालांकि सैनिकों को पता था कि उनके जीतने की कोई संभावना नहीं है, फिर भी वे अपने हाथों में तलवारें पकड़े हुए थे। बिना दया के पकड़े जाने के बजाय युद्ध में मरना पसंद करते थे। हालांकि जब वे आगे बढ़ने और मौत से लड़ने वाले थे, तभी विशाल सेना ने अचानक अपने हथियार गिरा दिए। तब वे सब उनके सामने घुटने टेक दिए। मैंने जैक को मुकुट के साथ भीड़ के बीच से धीरे धीरे चलते देखा और फिर विशाल सेना के पास आया। यह पता चला कि उन्हें विशाल नेता से ताज मिला और अंतिम क्षण में आपदा को सफलतापूर्वक रोका गया। कहानी के अंत में जैक एक खेत में पैदा हुआ एक गरीब लड़का ने सुंदर राजकुमारी से सफलतापूर्वक शादी की और अगला राजा बन गया।